आज हम लोग एथिक्स का टॉपिक देखेंगे। कुछ बच्चे का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि सर एथिक्स के भी कुछ टॉपिक करवा दीजिए। तो कोशिश करेंगे कि कई सारे टॉपिक्स करवा दिए जाएँ, जो मेंस में के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कोई आप लोगों में से मुझे ये बता दे, वॉइस क्लियर है? मैसेज कर दो मुझे पर्सनल नंबर पे भी, अगर आवाज़ आ रही है। हाँ, आवाज़ आ रही है, अगर बीच में किसी के पास आवाज़ नहीं आए तो मुझे बता देना। ठीक है, आज हम एथिक्स का एक टॉपिक देखते हैं, एटीट्यूड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, यूपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है और क्यों ज़रूरी है। उसको जानने से पहले देखिए, एथिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उसका प्रॉपर डेफ़िनिशन पता होना चाहिए कि उसका उस जो भी टर्म है उसका डेफ़िनिशन क्या है। फिर उसका आपको एग्ज़ाम्पल पता होना चाहिए, डेफ़िनिशन के बाद, और एग्ज़ाम्पल्स कई जगह से आप लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में आप अपने पर्सनल एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ से जुड़े हुए हैं। या आप करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, या कोई माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, या कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, जो भी आपको याद आ रहा हो। एंड ट्राई टू राइट एट लीस्ट 2 आंसर्स, 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक गिवन इन द सिलेबस, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम लोग आते हैं एटीट्यूड पे, तो एटीट्यूड का डेफिनेशन समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दे रहा हूँ कि एटीट्यूड कैसे डिफर करता है और डिफरेंस कैसे आ जाता है। देखिए, जैसे आप लोग अगर घर में रहे होंगे, जैसे मान लीजिए 2 सिबलिंग्स हैं किसी घर में, 2 भाई-बहन हो या 2 भाई-भाई हों, दोनों का बिहेवियर, दोनों का नॉलेज सिस्टम, दोनों का बिलीफ, दोनों का वैल्यू एक्सप्रेशन, ये सब डिफरेंट रहता है, सेम नहीं रहते हैं। उसके पीछे का रीज़न है वो एटीट्यूड, कि एक पर्सन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इवेंट को, किसी सब्जेक्ट को लेके क्या माइंडसेट है उसके, क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशन है, क्या बिलीफ है। इसीलिए एक ही घर में, एक ही एनवायरनमेंट में पले-बढ़े 2 बच्चे बिल्कुल एक जैसा एटीट्यूड नहीं रखते, एक जैसी थिंकिंग नहीं रखते हैं। दैट्स ड्यू टू द एटीट्यूड। और यही एटीट्यूड आपके लिए भी ज़रूरी है, अगर आपको सिविल सर्वेंट्स बनना है। यही एटीट्यूड आपको और लोगों से अलग भी करेगा। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करेंगे कि नहीं, मैं इसको कर सकता हूँ। कुछ लोगों का पहले 1-2 महीना पढ़ते हैं, फिर वो पहले से ही सरेंडर कर देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है। सेम काइंड ऑफ बुक है, सेम काइंड ऑफ नोट्स हैं, सेम काइंड ऑफ करंट अफेयर्स हैं, मटेरियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो क्या रीज़न है कि कुछ लोग क्वालीफाई कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं? दैट्स आल्सो ड्यू टू द एटीट्यूड। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एटीट्यूड की एक प्रॉपर डेफिनिशन क्या है। तो एटीट्यूड की प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है एटीट्यूड। इसमें क्या होता है, किसी पर्सन का थॉट, इमोशन, बिलीफ किसी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या इवेंट को लेके क्या है, इसको एटीट्यूड बोला जाता है। मीन्स ये एक माइंडसेट होता है, आपकी एक मनोदशा क्या है किसी ऑब्जेक्ट को लेके। जैसे ये पेन है, तो इस पेन को लेके मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या एटीट्यूड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मेरा क्या एटीट्यूड है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एलजीबीटी है, उसके लिए आपका क्या एटीट्यूड है, उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैरिटल रेप है, उसके लिए आपका क्या एटीट्यूड है, उसके बारे में आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एटीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ्स, आपके इमोशंस किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट या किसी इवेंट को लेके क्या है, उसको एटीट्यूड बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, एटीट्यूड के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसको कैब मॉडल बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखिए, पीसीएस में तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि एटीट्यूड के क्या कंपोनेंट हैं, एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं। ये सब हम आज एक्सप्लेन करेंगे क्लास में, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। पहला इसमें जैसे आता है कॉग्निटिव एटीट्यूड, या इसका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है। तो कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि आपका नॉलेज सिस्टम क्या है किसी चीज़ को लेके, आपका थॉट क्या है उस चीज़ को लेके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी कोई यहाँ पे सब्जेक्ट लूँ या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे स्नेक ले लूँ मैं, तो अब आपका स्नेक के बारे में कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब है आपकी नॉलेज क्या है, बिलीफ क्या है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जनरली लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है स्नेक के लिए, कि स्नेक इज़ डेंजरस, स्नेक कैन बाइट। ये है ना आपका नॉलेज सिस्टम, ये एटीट्यूड बनता है लोगों का, ठीक है? फिर उसके बाद आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब होता है आपकी फीलिंग क्या है उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस सब्जेक्ट के लिए, आपकी फीलिंग क्या है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया स्नेक, अब स्नेक के लिए आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है कि स्नेक इज डेंजरस, इट कैन बाइट एंड इट इज हार्मफुल, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, है ना, अगर वो पॉइजनस स्नेक है कोई तो। क्लियर? अब उसके लिए आपके माइंड में फीलिंग क्या आ रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप स्नेक देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? तो एक फीलिंग आती है कि वेन एवर यू विल सी स्नेक यू विल बी अफ्रेड, है ना, एक ये डर वाली जो फीलिंग है, आपके अंदर भय आएगा। तो वो आपकी फीलिंग क्या आएगी, वो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है जो आपकी फीलिंग को बताता है। आप जब भी एक पॉइजनस स्नेक देखेंगे तो आप उससे डरेंगे, तो ये आपका अफेक्टिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का। फिर थर्ड जो कंपोनेंट है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल का मतलब होता है आपका एक्शन पार्ट क्या है। देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका थॉट या नॉलेज क्या है उस सब्जेक्ट को लेके, थॉट या नॉलेज। जैसे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे स्मोकिंग का मैं बता देता हूँ। आज हमारे यंगस्टर्स बहुत स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, ये जानते हुए भी कुछ लोग करते हैं कि ये हार्मफुल है, बट वो उनका नेगेटिव एटीट्यूड है। अब जैसे इस स्मोकिंग का मैं बता दे रहा हूँ, स्मोकिंग का जनरली कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना, वो आपके लंग को अफेक्ट करता है, दैट इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक, अब उसका आपका इफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, आई हेट स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है। ऐसे लिकर कंजम्पशन का है, सबको पता है कि शराब पीने से आपका लीवर खराब होता है, ठीक है, तो आपका अफेक्टिव आपके अंदर फीलिंग क्या आएगी, आप शराब पीने से डरेंगे, है ना, आपके अंदर एक डर आएगा, भय आएगा। क्लियर? ऐसे अब बिहेवियरल कंपोनेंट पे बात कर लेते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्नेक वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो स्नेक आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या था कि इट इज पॉइजनस, इट इज इंजरियस टू हेल्थ, अगर ये बाइट कर लेगा तो डेथ हो सकती है, तो आप उससे डरेंगे। ये डरना या ये फीलिंग जो है ये क्या है, ये आपका अफेक्टिव कंपोनेंट है। आपकी फीलिंग यहाँ पे क्या आती है कि आप उससे डर रहे हैं, तो आप डरेंगे, स्नेक जब भी आप स्नेक देखेंगे आपको डर लगेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बिहेवियरल कंपोनेंट पे आ जाते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट का मतलब होता है कि आपका एक्शन क्या है, आप क्या करते हैं, फिर क्या वो आपका बिहेवियरल कंपोनेंट डिसाइड करता है। जैसे आप जब भी कोई पॉइजनस स्नेक देखेंगे तो यू विल अवॉइड, आप उससे दूर भागेंगे, ये आपका एक्शन पार्ट है ना। आपको देखिए कॉग्निटिव से पता चल गया कि कोई पॉइजनस स्नेक है तो वो काटेगा तो आपकी डेथ हो सकती है, ये आपका माइंडसेट बन गया पॉइजनस स्नेक को देख के। अब फीलिंग क्या आएगी, आप जब भी स्नेक देखेंगे तो आपको उससे डर लगेगा। क्लियर? अब आप बिहेवियरल क्या, उस पे आपका एक्शन क्या है। तो जब भी आप पॉइजनस स्नेक देखेंगे या कोई स्नेक देखेंगे तो आप डर के भागेंगे, उससे अवॉइड करेंगे, उससे दूर हटेंगे, ये आपका एक्शन पार्ट हो गया। ऐसे स्मोकिंग में हम आ जाते हैं। स्मोकिंग जैसे हमें पता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, वो आपके लंग्स को खराब करता है, तो आप क्या, ये आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया। अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या है, आप स्मोकिंग से हेट करेंगे, ये फीलिंग है आपकी। बिहेवियरल में क्या है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करेंगे, आप स्मोकिंग कभी करेंगे ही नहीं, आपका एक्शन पार्ट क्या है कि यू विल अवॉइड स्मोकिंग। ये आपका हो गया तीनों कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। ये तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको सीएबी मॉडल बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी और पीसीएस में कई बार पूछा भी गया है कि फंक्शन ऑफ एटीट्यूड क्या होता है। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, देखिए इसमें आ जाते हैं कि फंक्शन ऑफ एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि किसी आदमी का जो एटीट्यूड होता है वो उसके कैसे काम आता है, या वो किस तरह का एटीट्यूड बनाता है किस तरह के काम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें एक होता है यूटिलिटेरियन एटीट्यूड, यूटिलिटेरियन एटीट्यूड। अब देखिए यूटिलिटेरियन एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड है, उसका निजी स्वार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई पर्सन जो कैपिटलिस्ट कंट्री में रह रहा होगा तो वो क्या सपोर्ट करेगा, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेगा या पब्लिक प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेगा। अगर कैपिटलिस्ट कंट्री में है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेगा। ऐसे जो पर्सन, जनरली मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना है,
जो पर्सन अपर कास्ट के होते हैं जनरली वो लोग रिजर्वेशन का अपोज करते हैं, और जो पर्सन लोअर कास्ट का होता है वो रिजर्वेशन का सपोर्ट करता है। यूटिलिटी आती है ना यहाँ पे। कोई रियल इस्टेट वाला होगा तो रियल इस्टेट वाले का क्या एटीट्यूड होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो रियल इस्टेट से उसका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, हाँ, रिजर्वेशन में मैंने पहले बता दिया कि ये जनरली मैंने बोला है कि जनरली जो अपर कास्ट के लोग हैं वो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं, और लोअर कास्ट के लोग हैं जो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। ये मैंने जनरली वर्ड बोला है। ठीक है, ये यूटिलिटी देखता है, हर इंसान हर पर्सन जो है अपना यूटिलिटी या सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, उसके हिसाब से उसका एटीट्यूड सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अगला है हमारा नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन हमारा क्या है एटीट्यूड का? देखिए, जैसे मैं अपने आप को बोलूं अगर, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो मैं ये बिलीफ रखूंगा कि भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। ये हमारा नॉलेज फंक्शन होता है एटीट्यूड का। या जैसे मैं अगर नेगेटिव एटीट्यूड की बात करूं, तो अगर मैं माइंडसेट में अपने ये बना लूं कि जितने अमेरिकन होते हैं सब रेसिस्ट होते हैं, या जितने, अगर मैं ये एटीट्यूड बनाऊं, इस पे आपको कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनानी है शॉर्ट क्रिएट करके, कि जनरली लोगों का क्या रहता है, वो बोलते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं वो रेसिस्ट होते हैं। इस तरह का क्या होता है नॉलेज, या भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है, तो ये जो अच्छा इंसान होगा वो इस तरह से सोचता है, वो अपने नॉलेज को उससे एक्सप्रेस करता है। जो जो करप्ट इंसान होगा उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता है। तो नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड जो है वो आपके एथिक्स के पार्ट को भी डील करता है। क्लियर है? जो लोग एथिकल होंगे वो क्या माइंडसेट रखेंगे कि भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता है तो वो खुद दूसरों के साथ अच्छा करेंगे। लेकिन जो डिसऑनेस्ट पर्सन होगा, जो बेईमान होगा, जिसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, वो ये इस तरह का माइंडसेट रखेगा कि भगवान अच्छों के साथ अच्छा करता है, नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ईगो डिफेंस फंक्शन। ईगो डिफेंस फंक्शन, एटीट्यूड का ईगो डिफेंस फंक्शन क्या होता है? देखो, ईगो मतलब क्या होता है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट आप सबसे ऊपर रखते हैं। अब ईगो डिफेंस का मतलब क्या होता है कि आप कुछ गलत भी करते हैं तो आप उस पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उसको डिफेंस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका घर का एग्जाम्पल दे देता हूँ। फैमिली जनरली जो यंग मदर होती हैं, जो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम की मदर होती हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड से मदर को बहुत प्यार होता है, वो लाइफ टाइम चलता है वो प्यार। अब क्या होता है, मान लीजिए वो बच्चा कोई गलती करता है तो मदर का मूड अच्छा है तो वो गलती को अवॉइड कर देती हैं। लेकिन मान लीजिए बाई चांस अगर मदर का मूड खराब है तो पहले वो उस बच्चे को मार देती हैं, लेकिन फिर उनको लगता है अंदर से, ये गिल्ट फीलिंग आती है कि यार मैंने इसको मार दिया, मारना नहीं चाहिए था। तो उसको डिफेंस करने के लिए क्या बोलती हैं कि ये बहुत देर से मुझे परेशान किए हुए था, चाहे भले वो भी 5 मिनट पहले परेशान कर रहा हो। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आ जाते हैं कि जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं, सोसाइटी में बोला जाता है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो करप्ट होते हैं। ठीक, सब लोग ये बोल देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं सारे सिविल सर्वेंट्स करप्ट हैं, बट उसमें कई सारे लोग करप्ट भी हैं। अब इसको ईगो डिफेंस लोग कैसे बनाते हैं? जैसे कुछ लोगों का यूपीएससी में या यूपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेंगे, अरे अच्छा हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार, वहां बहुत ज्यादा करप्शन है। ये ईगो डिफेंस होता है। मतलब आपको समवेयर यू नो दैट यू have committed some mistakes, but you are concealing that mistake to show that you are the right, you are the right person। ये इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। इसको ईगो डिफेंस फंक्शन बोला जाता है कि इस तरह का आप एटीट्यूड बना लीजिए कि आपका ईगो डिफेंस हो। जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, तो अब उसको डिफेंस करने के लिए मैं क्या बोलूं कि अरे यार वो अच्छा हुआ नहीं हुआ, वहां तो सब करप्ट हैं। ठीक है, या मम्मी ने अपने बच्चे को मार दिया, उनको पता है कि मुझसे गलती हुई है, तो वो क्या बोलेंगे, अरे मुझे बहुत देर से तंग कर रहा था तो इसलिए मैंने मार दिया। तो इसको क्या बोला जाता है, ईगो डिफेंस फंक्शन बोला जाता है। जैसे हम आपको हिस्ट्री में बता देते हैं, आपने व्हाइट मेंस बर्डन सुना होगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तब आपको पता चलता होगा ये चीज। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो उनको पता था वो इमोरल तरीके से रूल कर रहे हैं, वो बहुत अनएथिकल है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को। लेकिन होल वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में वो क्या बोलते थे कि वी आर सिविलाइजिंग द अनसिविलाइज्ड इंडियंस। देखो, उनको समवेयर दे न्यू दैट कि दे हैड कमिटेड सम मिस्टेक्स। उनको पता था ये कि कहीं तो गलती हो रही है।
लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या बोलते थे, ये व्हाइट मीन्स बर्डन, ये हमारा बर्डन है कि हम इंडियंस को सिविलाइज कर रहे हैं, और जबकि वो क्या कर रहे थे, इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ऐसा आप जब जीएस 1 2 3 4 पढ़िए ना, तो आपको वहां पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस तरह की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो हमारा एक फंक्शन है वो है वैल्यू एक्सप्रेशन। वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन में हम ये बता, देखो आदमी उस तरह का, कोई भी पर्सन होगा इस तरह का एटीट्यूड रखेगा कि वो उससे अपने वैल्यूज को एक्सप्रेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, जो रिसेप्शन पे है, तो दे विल हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड टू शो देयर वैल्यूज टू द कस्टमर्स आर क्लाइंट हुएवर कमिंग टू देम। वो इस तरह का एटीट्यूड या इस तरह का वैल्यू रखेंगे कि उनका जो बोलने का, बात करने का जो स्टाइल है, तरीका है, जो एटीट्यूड है, वो ये रहेगा कि उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो एक्सप्रेस होके बाहर आए। जैसे अभी आप लोगों में से कुछ लोग इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर बनेंगे, तो आपका एटीट्यूड क्या रहेगा इंडिया को लेके? आपको इंडिया की वैल्यू को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है ना। आईएफएस बनने के बाद यही करेंगे आप। तो आपका एटीट्यूड इस तरह से बनेगा कि आप इंडिया का जो वैल्यू सिस्टम है या आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसको आप एक्सप्रेस कर सकें। तो इसीलिए कई सारे आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, वो इंडिया के वैल्यू सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, क्योंकि उनको वो वैल्यूज को एक्सप्रेस करना है। ऐसे कोई रिसेप्शनिस्ट है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसका एटीट्यूड क्या होगा? अच्छा ही होगा, क्योंकि वही वैल्यू उसको एक्सप्रेस करना है अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को। तो इसको क्या बोला जाता है? वैल्यू एक्सप्रेशन। एक और फंक्शन होता है, वो होता है सोशल एक्सेप्टेंस। ये एटीट्यूड का भी एक फंक्शन है कि आप इस तरह से एटीट्यूड रखेंगे कि अब सोसाइटी में आपको एक्सेप्टेंस मिले। ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ चीजें लाइक नहीं करते हैं, फिर भी वो करते हैं। ठीक है, जैसे आप भंडारा करवा रहे हैं किस लिए करवाते हैं आप? कुछ लोग तो देखिए रिलीजियस और फेथ वाला इशू है, इसलिए करवाते हैं। बट कुछ लोग इसलिए करवाते हैं कि सोसाइटी में उनका एक एक्सेप्टेंस बने, लोग उनको एक्सेप्ट करें कि अरे हाँ देखो ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हर बार भंडारा करवाते हैं। या जगराता कुछ लोग करवाते हैं कि सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस मिले कि ये काम हर कोई कर रहा है, तो हमें भी करना है। ठीक, तो ऐसे कुछ लोग आजकल जैसे मदर्स डे मना रहे हैं, फादर्स डे मना रहे हैं, स्टेटस लगा देते हैं तुरंत जैसे मदर्स डे फादर्स डे आता है, क्योंकि सोसाइटी में हर कोई वो काम कर रहा है। तो उनका भी वो एटीट्यूड रहता है कि हाँ आज मदर्स डे है तो हम स्टेटस लगा दें। भले वो अपनी मदर का ख्याल ना रखते हो मदर्स डे पे, अपने फादर्स का ख्याल ना रखते हो फादर्स डे पे, भाई मदर या फादर हुए उनका तो थ्रू आउट द ईयर आपको ख्याल रखना है ना। योर एग्जिस्टेंस जो इस दुनिया में है, वो ड्यू टू योर पेरेंट्स, आपको उनको नहीं भूल सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को ही भूल जाइए, फिर मदर्स डे और फादर्स डे पे स्टेटस लगा दीजिए क्योंकि हर कोई लगा रहा है। तो कुछ एटीट्यूड या कुछ फंक्शन आदमी इसलिए भी करता है कि उसको एक सोसाइटी में सोशल एक्सेप्टेंस मिले। ठीक है, जैसे आजकल नया ट्रेंड है यंगस्टर्स में हमारे, जो हमारे यंग एज के बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, उनको क्या रहता है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि वो उनकी जो टीनेज वाली सोसाइटी है, वहाँ पे हर कोई वैलेंटाइन के पीछे भागता है। तो उनको भी लगता है कि हमारा भी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए जिससे कि हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकें। तो कुछ काम कोई पर्सन इस वजह से भी करता है या इस तरह का एटीट्यूड रखता है कि उससे सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस मिल जाए। ठीक, तो ये सारे फंक्शंस हैं जो आप एग्जांपल्स के साथ लिख सकते हैं, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, बाकी एटीट्यूड बड़ा चैप्टर है काफी, वो एक इतने आधे घंटे या 15-20 मिनट के वीडियो में कवर नहीं होने वाला है। और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की भी प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे एक जगह और क्लास लेनी है। तो बाकी मैं 1-2 दिन में कोशिश करूंगा एटीट्यूड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आ जाऊं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि और कौन-कौन से टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। और जो मैंने बताया है अभी एथिक्स के लिए, उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, एक्यूरेट डेफिनेशन। ये नहीं कि आप एग्जाम रूम में जाएंगे, वहां बैठ के डायरेक्ट डेफिनेशन बना के लिखेंगे। उसके बाद आपको कुछ पर्सनल एग्जाम्पल होना चाहिए, कुछ हिस्टोरिकल जैसे मैंने अभी बताया, कुछ माइथोलॉजिकल एग्जांपल्स होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको आगे परसुएशन पढ़ाएंगे इसी में, तो परसुएशन में मैं जनरली माइथोलॉजिकल एग्जांपल्स भी दे देता हूँ कि जाम्बवंत ने हनुमान जी को कैसे परसुएट किया था। ये आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते भी हैं, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि आपको ये सब चीजें रिकॉल हो। रिकॉल होने का तरीका क्या होगा, आपको कई कई बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी आप ये वीडियो देखिएगा, इससे नोट्स बना लीजिएगा, उसमें अपने तरफ से भी एग्जांपल्स ऐड करते रहिए।
बाकी 1-2 दिन में हम लोग जल्दी मिलते हैं, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।